लाइव स्ट्रीम के पहले ही दिन लड़के ने अपने हाथों से एक ऐसी गन बना दी जो गोलियां भर सकती थी और पक्षियों का शिकार भी कर सकती थी। नतीजा ये हुआ कि उसी दिन उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। दूसरे दिन उसने अपने हाथों से रेनस्टॉर्म फ्लावर नीडल बना डाली और एक बार फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तीसरे दिन पिछली गलतियों से सीख कर फैसला किया कि अब वो सिर्फ ड्राइंग की लाइव स्ट्रीम करेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस बार उसके बनाए डॉलर इतने असली लगे कि मशीन भी पहचान नहीं पाई और इसी वजह से उसे सीधे एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। लगातार 3 बार पकड़े जाने और छोड़े जाने के बाद वो पूरे इंटरनेट पर मशहूर हो चुका था। अब सिर्फ नेटिजन्स ही नहीं बल्कि चीन की सरकार भी उस पर ध्यान देने लगी थी। उसके हाथों से बनाई गई ड्यूरेबल रोप को सिर्फ मिलिट्री ग्रेड ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर के अरेस्टिंग गियर के स्तर का बताया गया। यहाँ तक कि मछली पकड़ने के लिए बनाई गई उसकी ड्राइड फिश को एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज ने कार्बन फाइबर जैसा बताया था। और आखिर में उसने एक 2 डायमेंशनल स्लिम फिटिंग हेडगियर भी बना डाली। इस समय पूछताछ कक्ष के अंदर वह कैप्टन ली जियनबिंग के सामने बैठा था। कैप्टन का चेहरा बेहद गंभीर था। लड़के ने ईमानदारी से सिर झुकाया और अपनी गलती मान ली। उसने बताया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वह सिर्फ एक क्राफ्ट ब्लॉगर है। एक नेटिजन ने हैंडमेड गाटलिंग गन देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए उसने बस उसे बनाने की कोशिश की थी। लेकिन उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वह सच में बन जाएगी। उसका दावा था कि यह सब पूरी तरह एक एक्सीडेंट था। लेकिन ली जेनबिंग ने ठंडी आवाज में उसकी बात को खारिज कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान सिर्फ एक कोशिश में असली हथियार जैसी चीज बना सकता है। उसे शक था कि लड़का कहीं ना कहीं से गन मेकिंग की ट्रेनिंग लेकर आया है। यह सुनकर लड़का बेचैन भी हुआ और खुद को गलत समझे जाने पर दुखी भी। उसने समझाया कि वह मशीनों और मैकेनिकल चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेता है। उसकी समझ तेज है, लेकिन वह झूठ बोलने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। ली जैनबिंग कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने हाथ में मौजूद सोशल रिलेशंस रिपोर्ट को दोबारा देखा, साथ ही अपनी घड़ी पर नजर डाली। पूछताछ शुरू हुए पूरे 4 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसे लड़के की बातों में एक भी कमी या झूठ नहीं मिला था। धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल उठने लगा, क्या यह लड़का सचमुच एक जीनियस है? यह सोचकर उसने हल्की सी सांस छोड़ी। आखिरकार उसने जांच खत्म करने का फैसला किया और लड़के को घर जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जाते जाते उसने सख्त चेतावनी भी दी, अगली बार लाइव स्ट्रीम में फायर आर्म्स जैसी चीजों का जिक्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगली बार मामला इतना आसान नहीं होगा। यह सुनकर लड़के ने तुरंत सिर हिलाया। उसने सीना थपथपाकर भरोसा दिलाया कि उसकी मां ने बचपन से उसे समाज का जिम्मेदार सदस्य बनना सिखाया है। वह कभी कोई गैर कानूनी या अव्यवस्था फैलाने वाला काम नहीं करेगा। ली जैनबिंग में अधीर होकर उसे जल्दी निकलने का इशारा किया, लेकिन साथ ही साफ कह दिया कि गाटलिंग गन अब पुलिस स्टेशन में ही रहेगी। यह सुनते ही लड़के का चेहरा उतर गया। आखिर उसने इसी चीज की मदद से 8,000 युआन लेकर एक बड़े आदमी को बांध दिया था। अब जब गटलिंग गन जब्त हो चुकी थी तो वो उस आदमी को क्या जवाब देगा? हालांकि हालात ऐसे थे कि चाहे उसे कई और जिंदगियां भी मिल जाएं, फिर भी वो अंकल हेड से अपनी चीज वापस मांगने की हिम्मत नहीं करता। इन सारी परेशानियों के बीच जब वह घर लौटा तब तक रात हो चुकी थी। उसने अपना फोन चालू किया और देखा कि फोन मैसेजों से भरा पड़ा है। लगभग हर कोई यही पूछ रहा था कि क्या वो बाहर आ गया है। ये देखकर उसके दिल में थोड़ी गर्माहट आ गई। उसे लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी ये सोच टूट गई। मैसेज स्क्रॉल करते हुए उसे एक वीडियो दिखाई दिया जिसमें उसे पुलिस द्वारा ले जाते हुए दिखाया गया था, और वीडियो के ऊपर लिखा था कि क्राफ्ट ब्लॉगर असल में एक क्रिमिनल निकला। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस वीडियो पर 50,000 से ज्यादा लाइक्स थे, जो उसके अपने फॉलोअर से भी ज्यादा थे। ये देखकर लड़का बस कड़वी हंसी हंस सका। उसे समझ आ गया कि दुनिया में अच्छे लोग शायद उतने भी ज्यादा नहीं हैं। आखिरकार उसने फोन नीचे रखा और गहरी सांस छोड़ते हुए चुपचाप बैठ गया। 8,000 युआन की पेमेंट तो उसे पहले ही मिल चुकी थी और पैसा अब उसकी जेब में था। ऐसे में उसे वापस करने का कोई सवाल ही नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। अगर सब कुछ सही रहा तो वो अपने बड़े भाई के लिए उसका पेपर वर्जन बना देगा। कम से कम अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो सामने वाला शिकायत भी नहीं करेगा। अगली सुबह वह सीधे गांव के सुपरमार्केट पहुंच गया। वहां उसने आंट ल्यू से एक पूरा डिब्बा क्राफ्ट पेपर मांगा। काउंटर पर बैठी आंट ल्यू उस समय फोन चला रही थी। उसे देखते ही उसने राहत की सांस ली। उसे लगा था कि लड़का अभी तक वापस नहीं आया होगा और वह उसके घर जाकर हालचाल पूछने वाली थी। यह सुनकर लड़का बस अजीब सी मुस्कान दे सका। उसने जल्दी से समझाया कि कल जो हुआ था वो सिर्फ एक गलतफहमी थी और अब सब कुछ ठीक है। इसके बाद उसने बात बदलने के लिए गूकाई के बारे में पूछ लिया। आंट ल्यू क्राफ्ट पेपर लेने गोदाम की तरफ चली गई और बड़बड़ाने लगी कि
उसका बेटा पता नहीं किस काम में व्यस्त है। काफी समय से उसने घर पर एक फोन तक नहीं किया था। लड़के ने सिर हिलाया और सफलतापूर्वक विषय बदल दिया। असल में ल्यूशन का परिवार उसके घर के ठीक सामने रहता था। उनका बेटा गुकाई उससे 3 साल बड़ा था। पढ़ाई में शानदार, व्यवहार में आज्ञाकारी और हर मामले में आदर्श। कम से कम उसकी माँ तो हमेशा यही कहती थी कि गुकाई और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सुना था कि गुकाई इस समय क्योतो में काम कर रहा है और काफी अच्छा कर रहा है। घर लौटने के बाद लड़के ने अपना फोन सेट किया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब वो आधिकारिक तौर पर हैंडमेड पेपर गाटलिंग गन बनाने वाला था। कल के अनुभव की वजह से आज का काम काफी आसान साबित हुआ। सबसे पहले उसने पेपर टिप स्पिनिंग टॉप से 6 रेवोल्यूशंस हटा दिए, फिर हीट सिंक तैयार किया, उसके बाद ग्लू लगाया, स्टील को मॉडिफाई किया और वेल्डिंग के साथ असेंबली पूरी की। ज्यादा समय नहीं बीता और सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा हो गया। इसके बाद उसने एक ड्रिल खोलकर उसका ड्रिल बिट निकाल दिया, फिर ग्रिप के अंदर ट्रिगर इंस्टॉल किया। उसके बाद वायर वेल्डिंग, हैंडल असेंबली, टबिंग और मैगजीन को जोड़ने का काम शुरू हुआ। आखिर में उसने पूरी गटलिंग गन को काले रंग से पेंट कर दिया। कुछ बुलेट्स लोड करने के बाद उसने ट्रिगर दबाया और अगले ही पल पेपर गाटलिंग गन ने फायर करना शुरू कर दिया। काम पूरा होते ही उसने कुछ तस्वीरें खींची और ब्रदर बैंक को भेज दी। जवाब लगभग तुरंत आ गया। सामने वाला इस चीज को देखकर बेहद उत्साहित था। उसे यह पेपर वर्जन भी उतना ही शानदार लगा जितना कल वाला असली मॉडल। साथ ही उसने जल्दी से इसे शिप करने की सलाह दी, कहीं ऐसा ना हो कि यह भी फिर से जब्त कर लिया जाए। मैसेज पढ़ते ही लड़के ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत कुरियर से संपर्क किया और सामान भेज दिया। इसके बाद उसने हैंडमेड वीडियो को एडिट किया और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। उधर हेबे प्रोविंशियल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो का एक जूनियर ऑफिसर जाओ शाओफेंग उसी वीडियो को बड़ी गंभीरता से देख रहा था। यही वह अधिकारी था जिसने कल उसकी गैटलिंग गन वाली लाइव स्ट्रीम सबसे पहले खोजी थी। उसे लगा था कि इस मामले से उसे बड़ा क्रेडिट मिलेगा, लेकिन आखिर में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। यही वजह थी कि वह अंदर ही अंदर काफी परेशान था। अब जब भी उसे थोड़ा समय मिलता वह लड़के के अकाउंट पर नजर रखता रहता, और जैसे ही उसने पेपर गैटलिंग गन वाला नया वीडियो देखा वह तुरंत हरकत में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ ली जेनबिंग ने वीडियो पर सिर्फ एक नज़र डाली। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ कर हाथ हिलाया और मामला वहीं खत्म कर दिया। उसके मुताबिक जब तक लड़का कोई बड़ी परेशानी पैदा नहीं कर रहा तब तक उसे छोड़ देना ही बेहतर था। असल में इस समय ली जेनबिंग खुद एक बहुत बड़े सिरदर्द से जूझ रहा था। पिछली रात उसके अधिकार क्षेत्र में एक रॉबरी हुई थी और पीड़ित कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एविएशन एकेडमी का रिसर्चर था जो एयरक्राफ्ट कैरियर रेस्टिंग गियर के डेवलपमेंट पर काम कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए ऊपर से एक स्पेशल टास्क फोर्स भी भेज दी गई थी। स्थिति इतनी खराब थी कि अगर एक हफ्ते के भीतर अपराधी नहीं पकड़ा गया तो ली जेनबिंग का पूरा करियर खत्म हो सकता था। ऐसे समय में उसके पास एक क्राफ्ट ब्लॉगर की पेपर गाटलिंग गन पर ध्यान देने का बिल्कुल समय नहीं था। देखते ही देखते शाम हो गई। आज वीडियो की ट्रैफिक काफी अच्छी रही थी। इसी वजह से लड़के ने एक बार फिर लाइव स्ट्रीम शुरू करने का फैसला किया। हालांकि उसे कल कैप्टन नी की चेतावनी अच्छी तरह याद थी। लाइव शुरू होते ही उसने सावधानी से दर्शकों का स्वागत किया और मुस्कुराते हुए अपनी बात शुरू की। बेबीज, लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही लड़के ने कल की घटना का जिक्र किया। उसने बताया कि कल उसने अपने हाथों से एक गैटलिंग गन बनाई थी, लेकिन अब संबंधित विभाग उसे ऐसी चीजें बनाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। इसलिए आज वह सबके लिए रेनस्टॉर्म पेयर ब्लॉसम नीडल बनाने वाला था। बस इतना सुनना था कि पूरा लाइव स्ट्रीम रूम फट पड़ा। चैट लगातार तेजी से स्क्रॉल होने लगी। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। उनके मुताबिक ये तो सिर्फ नॉवेल्स में मिलने वाली चीज थी। दूसरी तरफ कुछ दर्शक उसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन उसके पुराने फैंस पूरी तरह उसके पक्ष में खड़े थे। उनका मानना था कि जो आदमी ऑरेंज ब्यूरो तक जा चुका हो उसके स्किल्स पर शक नहीं किया जा सकता। हर कोई एक ही बात कह रहा था, जल्दी से बनाकर दिखाओ। लड़का बिल्कुल शांत रहा। उसने पहले से तैयार आयरन शीट्स, कॉपर शीट्स और ट्यूबिंग को टेबल पर रखा। फिर उसने बताया कि इस रेनस्टॉर्म फ्लावर नीडल का डिजाइन एक गेम से लिया गया है। इसके बाद असली काम शुरू हुआ। सबसे पहले फैन शेप लोटस पेटल्स तैयार किए गए, फिर मेन शाफ्ट, हैंडल और नोजल का ऊपरी हिस्सा बनाया गया। उसने पूरे सिस्टम में 24 फायरिंग होल्स लगाए। इसके साथ नीडल कार्ट्रिज को हैंडल के अंदर इंस्टॉल किया गया। इतना ही नहीं, उसने एक ऑटोमेटिक रिपोजिशनिंग स्ट्रक्चर भी डिजाइन कर दिया, जिसकी मदद से पहली खेप के सिल्वर नीडल्स निकलने के बाद बाकी नीडल्स अपने आप रिपोजिशन होकर लगातार फायर कर सकती थी। धीरे धीरे पूरा डिवाइस आकार लेने लगा और कुछ ही देर बाद एक बेहद सुंदर और नाजुक रेनस्टॉर्म फ्लावर नीडल तैयार हो चुकी थी। लड़के ने उसे हाथ में उठाया और हंसते हुए खुद को तांगलान मास्टर घोषित कर दिया।
ये देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शक पूरी तरह स्टन्ड रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में यह चीज़ बना दी है। कुछ लोग तो मजाक में उसे किसी दूसरे युग से आया हुआ इंसान तक कहने लगे, लेकिन अब सभी की एक ही मांग थी, उसे चलाकर दिखाओ। लड़के ने तुरंत एक शानदार पोज बनाया, वैसे भी वह खुद यही करने वाला था। ये कहते हुए वह रेनस्टॉर्म पेयर ब्लॉसम नीडल लेकर आंगन में पहुंच गया। उसने करीब 10 मीटर दूर एक लकड़ी का बोर्ड रखा, फिर बेहद स्टाइलिश अंदाज में डिवाइस का मैकेनिज्म दबा दिया। अगले ही पल 24 नीडल्स हवा को चीरती हुई निकली और सीधा जाकर लकड़ी के बोर्ड में धंस गई। पूरा लाइव स्ट्रीम रूम चीखों और हैरानी से भर गया। अब किसी को भी यह मजाक नहीं लग रहा था। दर्शक लगातार उसकी तारीफ कर रहे थे, कुछ तो उसे अपना गुरु तक मानने लगे। उधर गिफ्ट्स की एनिमेशंस स्क्रीन पर लगातार फूटने लगी। लड़का खुशी से कान तक मुस्कुरा रहा था। वह दर्शकों को धन्यवाद दे ही रहा था कि तभी अचानक तेज दस्तक सुनाई दी। ठक 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 आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। परेशान होकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे लगा कोई जरूरत से ज्यादा जोर से दरवाजा पीट रहा है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दो टोपी पहने अधिकारी अंदर घुस आए। बिना कुछ कहे उन्होंने उसे सीधे दीवार से दबा दिया। लड़का पूरी तरह घबरा गया। उसी समय उसने मुड़ कर देखा, सामने जाओ शाओफेंग खड़ा था। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। उसने गुस्से में पूछा कि आखिर लड़का सीखता क्यों नहीं। कल ही चेतावनी दी गई थी और आज वो फिर वैसी ही हरकत कर रहा था। यह सुनकर लड़का तुरंत अपनी सफाई देने लगा। उसने कहा कि वह बिल्कुल निर्दोष है। कल कैप्टन ली ने सिर्फ फायर आर्म्स न बनाने को कहा था और उसने आज कोई गन नहीं बनाई। लेकिन जाओ शाओफेंग उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। उसके लिए यह भी एक खतरनाक वेपन ही था। उसने तुरंत सबूत जब्त करने और उसे साथ चलने का आदेश दिया। यह पूरा नज़ारा अभी भी लाइव स्ट्रीम में चल रहा था और इसी वजह से लाइव की पॉपुलैरिटी एक बार फिर आसमान छूने लगी। दर्शकों को तो जैसे नया मनोरंजन मिल गया था। कुछ लोग मजाक कर रहे थे कि स्ट्रीमर दूसरी बार गिरफ्तार हो गया। कुछ का कहना था कि अधिकारी उसके पीछे ही पड़े हुए हैं, तो कुछ लोग उसके लिए जेल की 3 टाइम की मुफ्त खाने की व्यवस्था होने पर बधाई दे रहे थे। उधर जाओ शाओफेंग ने आखिरकार उसे छोड़ा और सीधे उसके फोन की तरफ बढ़ा। लड़के ने कैमरे की तरफ देखते हुए दर्शकों से इंतजार करने को कहा, लेकिन अगले ही पल लाइव स्ट्रीम बंद कर दी गई। इसके बाद रेनस्टॉर्म पेयर ब्लॉसम नीडल को सबूत के तौर पर जब्त किया गया और लड़का चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद वह फिर से पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में मौजूद था। इस बार उसके कंधे झुके हुए थे और चेहरा पूरी तरह बेबस लग रहा था। वह अधिकारियों को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसके मुताबिक वह सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए कुछ नया और मजेदार बनाना चाहता था। उसने कहा कि यह तो एक फिक्शनल वेपन है, ना तो वो इसके बारे में ज्यादा जानता है और न ही उसका कोई गलत इरादा था। साथ ही उसने याद दिलाया कि कल कैप्टन ली ने सिर्फ गन्स बनाने से मना किया था, इस चीज के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया था। उसकी बात सुनकर जाओ शाओफेंग का चेहरा और कड़ा हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे लड़का उल्टा पुलिस को ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हो। लड़का तुरंत घबरा गया और अपनी बात वापस लेने लगा। उसी समय स्टाफ एक टेस्ट रिपोर्ट लेकर अंदर आया। जाओ शाओफेंग ने रिपोर्ट खोली और जैसे ही उसकी नज़र नतीजों पर पड़ी, उसका चेहरा काला पड़ गया। रिपोर्ट के अनुसार ये रेनस्टॉर्म पेयर ब्लॉसम नीडल बेहद खतरनाक थी। इसकी मारक क्षमता लगभग सर्विस पिस्टल के बराबर थी। कुछ क्षणों के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। जाओ शाओफेंग रिपोर्ट को घूरता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक साधारण क्राफ्ट ब्लॉगर ऐसी चीजें कैसे बना सकता है, और पहली बार उसके मन में ली जैनबिंग की पिछली जांच को लेकर भी शक पैदा होने लगा। पूछताछ के दौरान जाओ शाओफेंग ने उससे पूछा कि ब्लॉगर बनने से पहले वह क्या करता था। लड़के ने बिना झिझक बताया कि वह आज ही ग्रेजुएट हुआ है। उससे पहले वह सिर्फ एक स्टूडेंट था। यह सुनकर जाओ शाओफेंग कुछ देर के लिए चौंक गया। उसे याद आया कि लड़के ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। ऐसे में उसके लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। फिर वो यह सब करने की जगह क्राफ्ट ब्लॉगर क्यों बन गया? बस इतना सुनना था कि लड़का अचानक उत्साहित हो गया। उसे लगा आखिर किसी ने सही सवाल पूछा है। उसने कहना शुरू किया कि सामने वाला जरूर ग्रेजुएशन के बाद सीधे सिस्टम में चला गया होगा और कभी नौकरी ढूंढने नहीं निकला होगा। फिर उसने आज के जॉब मार्केट की पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसके मुताबिक कंपनियां जॉब पोस्टिंग में 6,000 की सैलरी लिखती है, लेकिन इंटरव्यू के बाद बात सीधे 3,000 पर आ जाती है। ऊपर से परफॉर्मेंस बोनस के नाम पर अलग बहाने बनाए जाते हैं। और सबसे बुरी बात तो यह थी कि एक कंपनी ने उससे 2 घंटे तक इंटरव्यू लेने के बाद पूछा था कि क्या वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करना चाहता है। इतनी शिकायतें उसके दिल में जमा थी कि मौका मिलते ही सब बाहर आने लगी। वह लगातार बोलता गया और जितना बोलता गया उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होता गया। आखिरकार जाओ शाओफेंग को बीच में रोकना पड़ा। उसने जल्दी से उसे चुप कराया और कहा कि अब उसे सब समझ आ गया है। इसके बाद उसने आखिरी बार चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसी चीजों को हाथ न लगाए।
फिर उसने एक दस्तावेज सामने रख दिया, सिर्फ साइन करो और घर जाओ। लड़के के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे मजबूरी में साइन करना पड़ा। हालांकि उसके मन में अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। वह रेनस्टॉर्म पेयर ब्लॉसम नीडल वापस मांगना चाहता था। आखिर उसे बनाने में काफी मेहनत लगी थी, लेकिन जाओ शाफंग ने उसकी आंखों में चल रहे विचार पढ़ लिए। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उस सामान के बारे में सोचना भी मत, वह बहुत खतरनाक है और उसे किसी भी हालत में वापस नहीं दिया जाएगा। इस तरह उसकी दूसरी मास्टरपीस भी जब्त कर ली गई। उसी समय ली जियानबिंग तेजी से अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लड़के पर पड़ी, वह कुछ क्षणों के लिए रुक गया। कल ही यह लड़का यहाँ आया था और आज फिर सामने खड़ा था। इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, जाओ शाओफंग ने पूरा मामला संक्षेप में बता दिया। सब सुनने के बाद ली जियानबिंग ने गंभीर आवाज में कहा कि आगे से उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। फिर उसने उसे तुरंत घर जाने के लिए कह दिया। बात खत्म होते ही वह जल्दी जल्दी वहां से निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े काम में व्यस्त हो। लड़के ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वह सीधे घर लौट आया। हालांकि लगातार 2 क्रिएशंस जब्त होने की वजह से वह थोड़ा निराश जरूर था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही थी और यही बात उसके लिए किसी छिपे हुए आशीर्वाद जैसे थी। खुश होकर उसने अपने अकाउंट पर एक अपडेट पोस्ट किया। उसने बताया कि कल वह एक बिल्कुल नॉर्मल लाइव स्ट्रीम करने वाला है। इसके बाद वह आराम से सोफे पर लेट गया और फोन स्क्रॉल करने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक खतरनाक मुसीबत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। उधर उसी समय उत्तरी प्रांत के बाहरी इलाके वाले नेशनल हाईवे पर एक जबरदस्त पीछा चल रहा था। कई पुलिस गाड़ियां एक टूटी फूटी मिनीवान का पीछा कर रही थी। वैन के अंदर बैठे अपराधी एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पीछे की पुलिस गाड़ियां लगातार करीब आती जा रही थी। हालात बिगड़ते देख अपराधियों ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने वैन को अचानक मोड़ा और पास के एक रेजिडेंशियल एरिया में घुस गए। काफी देर तक गलियों में भागने के बाद उन्होंने नियंत्रण खो दिया। वैन पलट गई, लेकिन वे रुके नहीं। वे किसी तरह निकलकर पास के एक घर के आंगन में घुस गए। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ कहीं छिपना था। उधर घर के अंदर बैठा लड़का दूर से आती पुलिस सायरनों की आवाज सुन रहा था। आवाज इतनी तेज थी कि उसे लगा कम से कम 3 पुलिस गाड़ियां आसपास मौजूद है। उसे हैरानी हुई कि आखिर किस तरह के अपराधियों को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी टीम भेजी गई है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह आराम से फोन चलाता रहा। कुछ मिनट बाद उसे एक अजीब बात महसूस हुई। सायरन की आवाज लगातार और करीब आती जा रही थी। जितना वह सुन रहा था उतना ही बेचैन होता जा रहा था। अचानक उसके मन में एक डरावना ख्याल आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने अपना फैसला बदल दिया हो और अब उसे फिर से गिरफ्तार करने आ रही हो। यह सोचकर वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। सच्चाई जानने के लिए वह बाहर जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांस अटक गई। एक ठंडी डैगर सीधे उसकी गर्दन पर लगी हुई थी। सामने खड़ा अपराधी उसे घूर रहा था। उसने धमकी दी कि अगर उसने जरा सी भी आवाज निकाली तो वो उसे तुरंत मार देगा। लड़के ने बिना विरोध किए दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसने तुरंत अपराधी की बात मान ली। उसी समय बाहर मौजूद एक व्यक्ति घर के अंदर घुसने वाला था, लेकिन यह दृश्य देखते ही वह रुक गया। उसने दांत भींचे और अंदर मौजूद अपराधी को चेतावनी दी। घर पूरी तरह घेर लिया गया है, बेहतर होगा कि वह अभी आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन अपराधी के चेहरे पर सिर्फ अंधेरा और हताशा थी। उसके लिए सरेंडर करना मौत के बराबर था। उसने साफ कह दिया कि उसके पास एक हॉस्टेज है। अगर पुलिस चाहती है कि लड़का जिंदा रहे तो उसे तुरंत एक गाड़ी दी जाए और सुरक्षित निकलने का रास्ता बनाया जाए, वरना वो उसी समय हॉस्टेज को मार देगा। बाहर खड़े ली जियानबिंग ने यह सब शांत चेहरे के साथ सुना, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। अगले ही पल उसने अपने पास खड़े टीम मेंबर्स की तरफ देखा और बेहद शांत आवाज में आदेश देना शुरू किया। बाहर खड़े ली जियानबिंग ने अपराधी की मांग मानने का फैसला किया। उसने सबसे पहले उसके कहे अनुसार एक गाड़ी तैयार करवाने का आदेश दिया, लेकिन असल में यह सिर्फ समय खरीदने की चाल थी। साथ ही स्नाइपर को सही पोजीशन लेने का मौका भी दिया जा रहा था। उधर घर के अंदर लड़का भी खाली नहीं बैठा था। वह लगातार सोच रहा था कि खुद को कैसे बचाया जाए। उसे पता था कि इस समय तक वो अपराधी के लिए उपयोगी हॉस्टेज था, लेकिन अगर वो गाड़ी तक पहुंच गया तो उसके जिंदा बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। आखिर वह अपनी जान किसी अपराधी की इंसानियत के भरोसे में ही छोड़ सकता था। कुछ देर बाद बाहर से फिर आवाजें आने लगी। पुलिस ने गाड़ी तैयार कर दी थी। लड़के ने अपराधी की बाह को गौर से देखा, जो उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपटी हुई थी। उसी पल उसे एहसास हुआ, यही मौका है। अगले ही क्षण अपराधी उसे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए आगे बढ़ा। लड़के की आंखें सिकुड़ गई। उसने अचानक अपना दायां हाथ उठाया, फिर बेहद सटीक तरीके से एनेस्थेटिक वाली सुई अपराधी पर इस्तेमाल कर दी। अचानक हुए दर्द से अपराधी चीख पड़ा। उसकी पकड़ तुरंत ढीली हो गई, लेकिन लड़के ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया।
उसने फौरन अपराधी का दूसरा हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसकी बाह को डिसलोकेट कर दिया। एक और दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। बाहर मौजूद ली जैनबिंग और बाकी अधिकारी ये आवाज सुनते ही घबरा गए। उन्हें लगा अंदर कुछ बड़ा हो गया है। उन्होंने तुरंत लोगों को दीवार पार करने और कार्रवाई की तैयारी करने का आदेश दे दिया। लेकिन घर के अंदर स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। लड़का पूरी शांति से अपराधी की बाह मरोड़ रहा था। फिर उसने आराम से पास पड़ी मजबूत रस्सी उठा ली। उसी रस्सी से उसने अपराधी को कसकर बांधना शुरू कर दिया। अपराधी दर्द और गुस्से से पागल हो रहा था। वो लगातार लड़के को गालियां दे रहा था। उसे लग रहा था कि सामने वाला बिल्कुल नियमों के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन लड़के ने भी तुरंत जवाब दे दिया। उसके मुताबिक जो इंसान किसी को अगवा कर सकता है, उसे शर्म और नियमों की बात करने का कोई हक नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही 7-8 अधिकारी एक साथ दीवार फांदकर अंदर कूद पड़े। उनकी बंदूकें सीधे अपराधी की तरफ तनी हुई थी। लेकिन अगले ही पल सभी रुक गए, क्योंकि जिस अपराधी को रोकने के लिए वे जान जोखिम में डालकर अंदर घुसे थे, वह पहले से ही जमीन पर बंधा पड़ा था। उसकी हालत किसी कीड़े की तरह हो चुकी थी। सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। उसी समय ली जैनबिंग ने भी दरवाजा लात मारकर खोल दिया और अंदर आ गया। लड़के ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर मजाकिया अंदाज में कहा कि लगता है दोनों की मुलाकात फिर से हो गई। ली जैनबिंग ने पहले राहत की सांस ली, फिर उसने जमीन पर पड़े अपराधी को देखा और फिर लड़के की तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़के ने अकेले ही पूरे हालात पलट दिए थे। उसने पूछा कि आखिर ये सब हुआ कैसे? आखिर अपराधी पहले से बंधा हुआ क्यों पड़ा है? उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि लड़के में ऐसी क्षमता भी होगी। इसके बाद अधिकारियों ने अपराधी को उठाया। ली जैनबिंग ने अपने साथियों को आदेश दिया कि उसे तुरंत गाड़ी में डालकर ले जाया। लेकिन जाते जाते अपराधी ने गुस्से से लड़के को घूरा। उसने दांत पीसते हुए धमकी दी कि अगर वह कभी बाहर निकला तो सबसे पहले उसी को मारेगा। लड़का भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया। यह देखकर अपराधी और ज्यादा भड़क गया। उसने ली जैनबिंग से शिकायत तक कर डाली कि लड़का पुलिस का भी सम्मान नहीं करता। लेकिन ली जैनबिंग ने उसके बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने बस हाथ हिलाया और अधिकारियों को अपराधी को जल्दी ले जाने का आदेश दिया। इसके बाद उसकी नज़र फिर लड़के पर गई और उसने आधी मुस्कान के साथ कहा कि लगता है इस बार भी उसे पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हालांकि इस बार स्थिति अलग थी। वह आरोपी नहीं बल्कि गवाह था। ली जैनबिंग ने मजाक में भरोसा दिलाया कि इस बार कम से कम उसे चाय जरूर मिलेगी और बयान खत्म होने के बाद उसे वापस घर भी छोड़ दिया जाएगा। कुछ देर बाद वे सभी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अपराधी को सीधे इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया, जबकि ली जैनबिंग खुद लड़के का बयान लेने बैठ गया। पूछताछ ज्यादा लंबी नहीं चली। मुख्य रूप से उससे पूरी घटना का क्रम पूछा गया। कैसे अपराधी घर में घुसा, कैसे उसने हॉस्टेज बनाया और कैसे आखिरकार वो खुद को बचाने में सफल हुआ। जब जाओ शाओफंग ने सुना कि लड़के ने अपराधी को नर्व अटैक और एनेस्थेटिक की मदद से काबू किया था, तो वह भी हैरान रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लड़का इतनी हिम्मत और सूझबूझ दिखाएगा। बयान पूरा होने के बाद उसने उसकी काफी तारीफ की, फिर कहा कि थोड़ी देर में उसे घर भेज दिया जाएगा। अब जब लड़के को यकीन हो गया कि इस बार वो सस्पेक्ट नहीं है, तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने तुरंत एक सवाल पूछ डाला। वह जानना चाहता था कि आखिर वो अपराधी कौन था और क्या वह जल्दी जेल से बाहर आ सकता है, क्योंकि उसे बदले की धमकी अब भी याद थी। यह सुनकर सामने बैठे अधिकारी ने शांत स्वर में जवाब दिया, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आदमी इतनी आसानी से बाहर आने वाला नहीं था। जाओ शाफंग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बताया कि जिस अपराधी को पकड़ा गया है, उसने कुछ दिन पहले एक रिसर्चर को लूटा था। मामला काफी गंभीर था। ऐसे अपराध के लिए उसे निश्चित रूप से भारी सजा मिलने वाली थी। यह सुनकर मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। कम से कम अब बदले की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद जाओ शाओफेंग मुझे घर छोड़ने के लिए साथ लेकर बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही हम दोनों पुलिस स्टेशन की लॉबी तक पहुंचे, एक अधिकारी तेजी से भागता हुआ हमारे पास आया। उसने घबराहट में हमें रोक लिया। उसके अनुसार अपराधी को बांधने वाली रस्सी में समस्या आ गई थी। काफी कोशिशों के बाद भी वो खुल नहीं रही थी, इसलिए उसे मेरी मदद चाहिए थी। मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया। मेरे हिसाब से अगर रस्सी नहीं खुल रही थी तो उसे काट देना चाहिए था। वैसे भी अब मुझे उस रस्सी की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अधिकारी ने तुरंत बताया कि उन्होंने काटने की कोशिश की थी, मगर रस्सी कट ही नहीं रही थी। इसी वजह से वे लोग मुझे वापस बुलाने आए थे। यह सुनते ही मुझे अचानक एक बात याद आई। जिस स्टील वायर रोक का इस्तेमाल मैंने किया था, वह कोई साधारण रस्सी नहीं थी। वो उसी स्पेशल स्टील वायर से बनाई गई थी जिसे मैंने पहले अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान तैयार किया था। ऊपर से अपराधी को बांधते समय मैंने एक खास नॉट भी लगाया था ताकि वो भाग न सके।
यह याद आते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ आ गया कि अब समस्या क्या है। उधर इंटेरोगेशन रूम के अंदर ली जैनबिंग पहले से ही रस्सी से जूझ रहा था। उसका धैर्य लगभग खत्म हो चुका था। जैसे ही उसने मुझे अंदर आते देखा, उसने झुंझलाकर पूछा कि आखिर मैंने इतनी मजबूत स्टील वायर रोप का इस्तेमाल क्यों किया था। उसे लग रहा था जैसे मैं अपराधी के भागने के डर से ज़रूरत से ज़्यादा तैयारी करके बैठा था। उसने तुरंत मुझे रस्सी खोलने का आदेश दिया। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ आगे कदम बढ़ाया। फिर कुछ ही सेकंड में वह नॉट खोल दिया जिसने इतने लोगों को परेशान कर रखा था। इसके बाद मैंने समझाया कि यह नॉट मैंने खुद डिजाइन किया था और आम लोगों के लिए इसे खोलना लगभग नामुमकिन था। ली जैनबिंग ने राहत की सांस ली, फिर जल्दी से मुझे वहां से जाने को कहा। उसके मुताबिक मेरी बनाई हुई चीजें पहले ही काफी सिरदर्द बन चुकी थी। मैंने तुरंत सिर हिलाया और वहां से निकल गया। घर पहुंचते ही मैं सीधे सो गया। इतनी भागदौड़ के बाद शरीर पूरी तरह थक चुका था। जब मेरी आंख खुली तब अगली रात के 2 बज चुके थे। मैंने आदतन अपना फोन उठाया और जैसे ही वीडियो के आंकड़े देखे, मेरी आंखें चमक उठी। कल की रेनस्टॉर्म पेयर ब्लॉसम नीडल वाली वीडियो 1.5 मिलियन व्यूज पार कर चुकी थी। मैं खुशी से लगातार स्क्रीन स्क्रॉल करने लगा। पहली बार मुझे वायरल होने का असली एहसास हो रहा था और सच कहूं तो ये एहसास शानदार था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और बात आई। मैंने अपने सिस्टम से पूछा कि कल इस्तेमाल की गई रस्सी आखिर थी क्या। अगले ही पल जवाब सामने आ गया। वह एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग और हाई टफनेस रोप थी जिसे लोगों को बांधने, भारी सामान खींचने और दूसरे कठिन कामों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प बताया गया। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। यही वजह थी कि मुझे यह सिस्टम कभी कभी अजीब लगता था। इसके जवाब हमेशा जरूरत से ज्यादा सीधे और अटपटे होते थे। मैंने सिर हिलाया और सिस्टम से वैसी ही एक और रस्सी खरीद ली। इस बार मैंने उसे ध्यान से जांचना शुरू किया। करीब से देखने पर पता चला कि उसकी मटेरियल कॉम्पोजिशन और वीविंग प्रोसेस दोनों ही बेहद खास थे। असल में मैंने पहले ऐसी काफ़ी रस्सियां खरीद कर रखी हुई थी। मेरा इरादा उनका इस्तेमाल सामान ढोने के लिए करने का था, लेकिन बाद में वे बस दरवाजे पर पड़ी धूल खाती रही। अब जब मुझे पता चला कि कल पुलिस वाले उसे चाकू से भी नहीं काट पाए थे, तो मेरा नज़रिया पूरी तरह बदल गया। शायद ये चीज़ सच में काफ़ी मूल्यवान थी। मैंने फैसला किया कि रात को समय मिलने पर इसकी ठीक से रिसर्च करूंगा। यह सोचकर मैंने अपना फ़ोन सेट किया और लाइव स्ट्रीम की तैयारी शुरू कर दी। इतना अच्छा ट्रैफिक मिल रहा था, उसे यूं ही बर्बाद करना बेवकूफ़ी होती। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही लाइव शुरू हुई, व्यूअर्स की संख्या कल के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गई। चैट सेक्शन तुरंत मजाक और कमेंट से भर गया। कुछ लोग उसे तंगक्लान लीडर कहकर बुला रहे थे, कुछ पूछ रहे थे कि आज कौन सी नई क्रिएशन बनने वाली है, तो कुछ मजाक में पहले से ही पुलिस बुलाने की सलाह दे रहे थे। दर्शकों की बातें पढ़कर लड़के ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर उसने नाक खुजाते हुए सबको जवाब दिया। उसने याद दिलाया कि पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें बनाई गई थी वे ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक साबित हुई थी और अंकल हैट ने उसे विशेष रूप से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। इसलिए अब वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करने वाला था। ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं बनाई जाएंगी, कम से कम फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। उसकी बात सुनते ही पूरा लाइव स्ट्रीम रूम हंसी से भर गया। दर्शक लगातार उसे उकसा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे वही पुराने खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स जारी रखने चाहिए। तो कुछ मजाक में कह रहे थे कि अगर क्राफ्टिंग नहीं करनी तो सिंगिंग, डांसिंग, कैलीग्राफी या पेंटिंग ही करके दिखा दे। कई लोगों का मानना था कि जो इंसान इतनी शानदार हैंडमेड क्रिएशंस बना सकता है, उसकी ड्राइंग स्किल्स भी ज़रूर कमाल की होंगी। इसी बीच चैट में एक अलग तरह का कमेंट दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने तंज कसते हुए पूछा कि अगर स्ट्रीमर सच में इतना प्रतिभाशाली है तो हाथ से पैसे बनाकर क्यों नहीं दिखाता। यह कमेंट बाकी लोगों को तुरंत अजीब लगा, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा था कि सामने वाला जानबूझकर परेशानी खड़ी करना चाहता है। उस व्यक्ति का नाम सनहाव था। वह एक अमीर परिवार का रिच सेकंड जनरेशन लड़का था। दिन भर इंटरनेट पर घूमना और दूसरों को नीचा दिखाना उसका शौक था। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया में उसके अलावा बाकी सभी लोग बेकार है, और जब उसने इस लाइव स्ट्रीम का नारा देखा कि यहाँ कुछ भी बनाया जा सकता है, तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। वो लगातार उकसाने लगा, अगर सच में कुछ भी बना सकते हो तो पैसे बनाकर दिखाओ। यह पढ़कर लड़का मुस्कुराया। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर उसने पूछा कि अगर वह सफल हो गया तो क्या मिलेगा। सुनहाव ने तुरंत जवाब दिया, अगर वह बना पाया तो उसे 2 स्पेसशिप्स रिवॉर्ड के रूप में दिए जाएंगे, लेकिन अगर वह असफल हुआ तो उसे अपना साइन बोर्ड हटाकर सार्वजनिक रूप से मानना होगा कि उसकी स्किल्स उतनी खास नहीं है। लड़के ने बिना हिचक ये शर्त मान ली। ये देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शक परेशान हो गए। कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की। उनके अनुसार सनहाउ इंटरनेट का मशहूर ट्रबल मेकर था। वह कई स्ट्रीमर्स को इसी तरह फंसा चुका था, लेकिन लड़के ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया।
वह चुपचाप कमरे के कोने में गया और कुछ पेंट निकाल लाया। फिर उसने अपनी जेब से 100 युआन का नोट निकाला और उसे सामने रखकर ड्राइंग शुरू कर दी। उसका ध्यान पूरी तरह काम पर केंद्रित था। वो साइज, कलर और टेक्सचर तक को बारीकी से नाप रहा था। जहां जरूरत पड़ती वहां मैग्नीफाइंग ग्लास का भी इस्तेमाल कर रहा था। धीरे धीरे उसके ब्रश के नीचे नोट का आकार उभरने लगा और ये देखकर दर्शक हैरान रह गए। कमेंट सेक्शन में लगातार तारीफें आने लगी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतना रियलिस्टिक आर्टवर्क बना सकता है। लड़का बिना रुके काम करता रहा। वह सावधानी से रंग भरता गया, हर डिटेल को असली जैसा बनाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में उसके सामने एक ऐसा बैंक नोट तैयार हो गया जो देखने में लगभग असली जैसा लग रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दोबारा कागज और ब्रश उठाया। दर्शकों को लगा कि शायद अब वह नोट का पिछला हिस्सा बनाने वाला है, लेकिन कुछ देर बाद सबको एहसास हुआ कि वह किसी और करेंसी पर काम कर रहा था। वह यूएस डॉलर बना रहा था। यह देखकर चैट में सवालों की बाढ़ आ गई। लोग जानना चाहते थे कि उसने स्थानीय करेंसी की जगह डॉलर क्यों चुना। इस पर लड़के ने हंसते हुए सफाई दी। उसके अनुसार अगर वह स्थानीय करेंसी पूरी तरह तैयार कर देता तो अंकल हैट उसे फिर से चाय पीने के लिए बुला लेते, इसलिए उसने सुरक्षित रास्ता चुना था। इसके बाद वह फिर अपने काम में डूब गया, कलर मैचिंग, टेक्सचर और एंटी काउंटरफिटिंग डिटेल्स तक पर उसका पूरा ध्यान था। असल में वह यहीं रुकना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि सनहाउ छोटी से छोटी गलती पकड़ने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसने एक्स्ट्रा मेहनत करने का फैसला किया। उसने फोटोक्रोमिक इंक तक का इस्तेमाल किया और आखिर में पोर्ट्रेट एंटी काउंटरफिटिंग लेबल भी जोड़ दिया। अब उसका काम पहले से भी ज्यादा वास्तविक दिखने लगा था। यह देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शक पूरी तरह स्टन्ड रह गए। कुछ लोगों को लगने लगा कि उसके पास जरूर कोई छिपी हुई पहचान है, वरना कोई सामान्य इंसान इतनी परफेक्शन के साथ ये सब नहीं कर सकता। लेकिन लड़का अपने काम में इतना खो चुका था कि उसे चैट पढ़ने तक का समय नहीं मिला। 2 घंटे से भी ज्यादा समय बीत गया और आखिरकार उसकी मास्टरपीस पूरी हो गई। स्क्रीन पर लगातार 666 और अमेजिंग जैसे कमेंट्स आने लगे। हर कोई उसकी ड्राइंग स्किल्स की तारीफ कर रहा था। कई लोगों का कहना था कि यह बैंक नोटें असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन बना रहा है। कुछ दर्शक मजाक में उसे साइड बिजनेस शुरू करने की सलाह भी देने लगे। इसी बीच लोगों को अचानक सनहाउ की याद आई। अब सभी उसे बाहर आने और अपनी हार स्वीकार करने के लिए कह रहे थे। उधर सनहाउ स्थिति समझ चुका था। लाइव स्ट्रीम का माहौल पूरी तरह लड़के के पक्ष में जा चुका था। अब अगर वह चुप रहता तो सीधी हार मानी जाती। इसलिए उसने एक नया बहाना ढूंढ निकाला। उसने कहा कि सिर्फ रियलिस्टिक ड्राइंग बना लेने से कुछ साबित नहीं होता। अगर ये बैंक नोटें सच में किसी डिटेक्टर को धोखा दे सके तभी उसे सफलता माना जाएगा। यह सुनकर दर्शक फिर बहस करने लगे। कुछ लोगों को लगा कि सनहाउ बस बहाने बना रहा है, लेकिन कुछ लोग सच में ये एक्सपेरिमेंट देखना चाहते थे। उन्हें जानना था कि आखिर ये मास्टरपीस कितनी वास्तविक है। कमेंट सेक्शन पूरी तरह 2 हिस्सों में बंट गया। किसी को डर था कि अगर नोट बहुत ज्यादा असली निकला तो लड़का खुद मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन साथ ही लगभग हर कोई परिणाम देखने के लिए उत्साहित भी था। ये सब पढ़कर लड़का खुद भी थोड़ा लालायित हो गया। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, अगर दर्शक देखना चाहते हैं तो वह टेस्ट जरूर करेगा। यह कहते हुए उसने हाथ से बनाई हुई यूएस डॉलर बिल उठाई और सीधा गांव के प्रवेश द्वार पर मौजूद सुपरमार्केट की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या ल्यूशन की मनी डिटेक्टर मशीन यूएस डॉलर को पहचान पाएगी या नहीं। कुछ देर बाद वह लाइव स्ट्रीम चालू रखते हुए सुपरमार्केट पहुंच गया। उस समय ल्यूशन अपने कंप्यूटर पर आराम से कोई ड्रामा देख रहा था। जैसे ही उसने लड़के को फोन लेकर अंदर आते देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुपरमार्केट पहुंचते ही ल्यूशन ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या सुये फिर से लाइव स्ट्रीम कर रहा है। लड़के ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा कि क्या उनकी मनी डिटेक्टर मशीन यूएस डॉलर को पहचान सकती है। साथ ही उसने थोड़ी देर के लिए मशीन उधार भी मांग ली। ल्यूशन ने बिना झिझक हामी भर दी। उसने गर्व से बताया कि ये कोई साधारण मशीन नहीं है, इसे खरीदने में काफी पैसा लगा था और यह कई देशों की करेंसीज को पहचान सकती थी। यह सुनते ही लड़के की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कैमरा मनी डिटेक्टर की तरफ घुमा दिया, फिर दर्शकों को बताया कि अब असली टेस्ट शुरू होने वाला है। अगले ही पल उसने अपने हाथ से बनाई हुई यूएस डॉलर बिल मशीन में डाल दी। पूरा लाइव स्ट्रीम रूम सांस रोककर स्क्रीन देख रहा था। सबको उम्मीद थी कि मशीन तुरंत वार्निंग देगी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सभी को स्टंट कर दिया। नोट बिना किसी रुकावट के मशीन से निकल गया। न कोई अलार्म बजा, न कोई एरर आया, न ही किसी तरह की वार्निंग दिखाई दी। पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ था जैसे मशीन ने उसे असली नोट मान लिया हो। कुछ सेकंड के लिए पूरा लाइव स्ट्रीम रूम शांत हो गया। दर्शक तो हैरान थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड खुद लड़का था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तुरंत नोट उठाया और दोबारा मशीन में डाला, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार।
लेकिन हर बार वही नतीजा सामने आया। नोट आराम से डिटेक्टर से गुजर जाता। यह देखकर लिू शेन भी उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़का एक ही नोट को बार बार क्यों चेक कर रहा है। उसने पूछा कि आखिर इस नोट में ऐसी क्या बात है, लेकिन लड़का अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने आखिरी बार फिर टेस्ट किया और इस बार भी मशीन ने कोई समस्या नहीं दिखाई। अब वो सचमुच घबरा गया। उसने तुरंत पूछ लिया कि कहीं मशीन खराब तो नहीं है। ये सुनते ही लिू शेन थोड़ा नाराज हो गया। उसने साफ कहा कि यह ब्रांडेड मशीन है, कुछ ही महीने पहले खरीदी गई है, इसमें खराबी होने का सवाल ही नहीं उठता। यह जवाब सुनकर लड़के का चेहरा उतर गया। उसे लगने लगा कि अब वो बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उधर लाइव स्ट्रीम के दर्शक पूरी तरह स्तब्ध थे। अगर उन्होंने ड्राइंग को शुरू से बनते हुए अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद कोई भी यकीन नहीं करता। कई लोगों को लग रहा था कि उसने कहीं से असली नोट बदल दिया है, लेकिन कैमरे के सामने पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड हुआ था, इसलिए ऐसा होना असंभव था। चैट में लगातार एक ही बात दोहराई जा रही थी, स्ट्रीमर ने इस बार हद कर दी है। लड़का खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। वह अभी कोई सफाई सोच ही रहा था कि अचानक लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। स्क्रीन एकदम काली हो गई। उसका अकाउंट जबरदस्ती ऑफलाइन कर दिया गया था। लाइव स्ट्रीम वहीं खत्म हो गई। लिू शेन और आंट लिू अभी भी पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि नोट सच में लड़के ने अपने हाथों से बनाया है तो दोनों हैरान रह गए। आंट लिू की आंखों में तो गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि लड़के के पास असाधारण पेंटिंग टैलेंट है। उसके अनुसार अगर वह इसी दिशा में आगे बढ़े तो भविष्य में एक महान आर्टिस्ट बन सकता है। लेकिन लड़के के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह बस भारी कदमों से सुपरमार्केट से बाहर निकल आया और जैसे ही बाहर पहुंचा एक परिचित आवाज सुनाई दी। जाओ शाओफंग गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही उसने डांटना शुरू कर दिया। उसके मुताबिक लड़का कभी शांत नहीं बैठ सकता था, हर बार किसी नए तरीके से मुसीबत खड़ी कर देता था। यह देखकर लड़के ने बेबस होकर पूछा कि क्या इस बार कम से कम उसे घर लौटने दिया जाएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ देर बाद वो एक बार फिर उसी परिचित इंटेरोगेशन रूम में बैठा हुआ था। सामने ली जैनबिंग गंभीर चेहरे के साथ मौजूद था। इस बार उसके चेहरे पर साफ थकान दिखाई दे रही थी। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि पहले हथियार बनाना काफी नहीं था, अब लड़का करेंसी भी बनाने लगा है। लड़के ने तुरंत अपनी सफाई देने की कोशिश की। उसने बताया कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था, वह तो सिर्फ ड्राइंग कर रहा था। कागज भी उसने यूं ही उठा लिया था। उसे क्या पता था कि हाथ से बनाई हुई ड्राइंग सच में डिटेक्टर को पार कर जाएगी। लेकिन ली जियानबिंग इस बार बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। उसने याद दिलाया कि 3 दिन की लाइव स्ट्रीम में लड़का 3 बार पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। अगर यही हाल रहा तो शायद उसे वापस घर भेजने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, क्योंकि अगले दिन फिर उसे यहीं आना पड़ेगा। तभी अचानक लड़के के दिमाग में एक विचार आया। उसने झट से पूछा कि कहीं मनी डिटेक्टर ही खराब तो नहीं था, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ली जियानबिंग ने जवाब दे दिया। उन्होंने पहले ही दूसरी मशीन से भी टेस्ट कर लिया था और हर बार नतीजा बिल्कुल वही आया, समस्या डिटेक्टर में नहीं थी। यह सुनते ही लड़का पूरी तरह निराश हो गया। वह सिर झुकाकर बैठ गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ड्राइंग डिटेक्टर को कैसे धोखा दे सकती है। आखिर उसने मजाक में यह तक सोच लिया कि शायद अमेरिकी करेंसी की एंटी काउंटरफेटिंग टेक्नोलॉजी ही कमजोर होगी। यह सुनकर ली जियनबिंग लगभग हंस पड़ा। इतनी परेशानी के बीच भी लड़के की सोच उसे हैरान कर देती थी। आखिरकार उसने एक डॉक्यूमेंट निकाला, फिर उसे भरने और आधिकारिक रजिस्ट्रेशन पूरा करने को कहा। लड़के ने इस बार बिना बहस किए सब कुछ मान लिया। वह तेजी से फॉर्म भरने लगा। कुछ ही देर में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। इसके बाद ली जैनबिंग ने दस्तावेज समेट लिए, फिर शांत स्वर में कहा कि अब वो जा सकता है। लड़के ने मन ही मन लंबी सांस ली। 3 दिनों की मेहनत से बनाई गई कोई भी क्रिएशन उसके पास नहीं बची थी। सब कुछ किसी न किसी बहाने जब्त हो चुका था, लेकिन कम से कम इस बार उसे छोड़ा तो जा रहा था। उधर अपने ऑफिस में बैठे ली जियनबिंग ने उस हाथ से बनाई गई US$ बिल को फिर से देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसके अनुसार अगर ये लड़का कभी गलत रास्ते पर नहीं गया तो भविष्य में जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा। ऑफिस के अंदर बैठे अधिकारियों के बीच अब भी उसी हाथ से बनाई गई US$ बिल की चर्चा चल रही थी। उनके मुताबिक उन्होंने पहले कभी किसी इंसान को अपने हाथों से इतनी असली दिखने वाली करेंसी बनाते नहीं देखा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो नोट कई डिटेक्टर्स की जांच भी पार कर चुका था। ली जैनबिंग ने मेज पर रखी US$ बिल की तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बताया कि उसने इस मामले की रिपोर्ट ऊपर भेज दी है। कुछ देर बाद वह इस सामान को संबंधित विभाग के पास पहुंचा देगा। उसी समय एक पुलिस अधिकारी तेजी से कमरे में आया। उसने बताया कि रिसर्च इंस्टीट्यूट से लोग पहुंच चुके हैं। यह सुनते ही ली जैनबिंग तुरंत खड़ा हो गया। उसने पीछे रखी अलमारी से एक फाइल निकाली और तेज कदमों से रिसेप्शन रूम की तरफ बढ़ गया। कमरे के अंदर एक मध्यवय व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था।
ली जैनबिंग को देखते ही वह खड़ा हो गया। उसने अपना परिचय शेन जिंगयान के रूप में दिया। वह रिसर्च इंस्टीट्यूट से आया था। उसका मुख्य उद्देश्य मामले की प्रगति जानना था। साथ ही वह अपने दिवंगत सहकर्मी के अवशेष भी वापस ले जाना चाहता था। इसके बाद दोनों के बीच मामले को लेकर बातचीत शुरू हुई। ली जैनबिंग ने अब तक की जांच का सार समझाया। जांच के अनुसार अपराधी ने रिसर्चर को निशाना बनाने से पहले किसी व्यक्ति से पैसे प्राप्त किए थे। पैसा भेजने वाला व्यक्ति चीन का था, लेकिन उसके पीछे कोई और भी मौजूद था और वह बेहद सावधान तरीके से काम कर रहा था। पुलिस का अनुमान था कि इस पूरे मामले के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है, क्योंकि अपराधियों ने चीनी लोगों को सामने रखकर अपने असली उद्देश्य छिपाने की कोशिश की थी। ली जैनबिंग ने दृढ़ स्वर में कहा कि ऐसे गद्दार हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें एक एक करके पकड़ती रहेगी। यह सुनकर शेन जिंगयान ने सभी अधिकारियों का धन्यवाद किया। वह जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र पास रखी एक रस्सी पर पड़ी। वह रस्सी विज्ञापन स्टैंड के नीचे रखी हुई थी। शायद कोई और व्यक्ति उसे नज़रअंदाज कर देता, लेकिन शेन जिंगयान अलग था। हाल ही में रिसर्च इंस्टीट्यूट एक विशेष केबल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इसी वजह से अब वो किसी भी तरह की रस्सी या केबल देखते ही उसका निरीक्षण करने लगता था। वह तुरंत नीचे झुका और रस्सी उठा ली। करीब से देखते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसे एहसास हुआ कि इस रस्सी की वीविंग स्ट्रक्चर काफ़ी अलग थी। कम से कम उसने इससे पहले ऐसा डिज़ाइन कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत ली जियानबिंग की तरफ मुड़कर पूछा कि ये रस्सी कहाँ से आई। ली जियानबिंग ने हंसते हुए बताया कि यही वह रस्सी है जिससे कल अपराधी को बांधा गया था। इसके बाद उसने कल की पूरी घटना संक्षेप में सुना दी। शेन जिंगयान यह सुनकर काफ़ी हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वही युवक फिर से इस मामले से जुड़ा निकलेगा। ली जियानबिंग ने सिर हिलाया। फिर उसने सुये के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। कैसे वो लगातार 3 दिनों तक अलग अलग कारणों से पुलिस स्टेशन पहुंचता रहा और कैसे हर बार किसी नई चीज से सबको हैरान कर देता था। बात करते करते ली जियानबिंग के चेहरे पर चिंता भी दिखाई देने लगी। उसके अनुसार सुये बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसे डर था कि कहीं दूसरे युवा भी उसकी नकल करने न लगे। अगर ऐसा हुआ तो काफी मुश्किलें पैदा हो सकती थी। यह सुनकर शेन जिंगयान मुस्कुराया। उसके मुताबिक ऐसी प्रतिभा की नकल करना आसान नहीं होता। दूसरों को उसके जैसा बनने के लिए पहले उसकी क्षमता भी चाहिए। इसके बाद उसने रस्सी अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। वह उसे इंस्टीट्यूट में ले जाकर विस्तार से जांचना चाहता था, और अगर भविष्य में सुये उनसे संपर्क करना चाहे तो उसे सीधे उसके पास भेजा जा सकता था। उधर दूसरी तरफ सुये को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। घर पहुंचकर उसने समय देखा। अब लाइव स्ट्रीम शुरू करने में काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए वह सीधे अपने वर्कशॉप में चला गया। वह कई दिनों से उस स्पेशल रोप को लेकर उत्सुक था। अब उसने फैसला कर लिया था कि इसके रहस्य को समझकर रहेगा। सिस्टम ने उसे कुछ बेसिक प्रिंसिपल जरूर दिए थे, लेकिन सिर्फ उन जानकारियों के सहारे पूरी तकनीक समझना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसकी एक आदत थी, जब भी उसे कोई मुश्किल समस्या मिलती वह उसमें पूरी तरह डूब जाता था। या तो समाधान निकलता था या फिर वह खुद थक कर गिर जाता था। बीच का रास्ता उसके लिए कभी नहीं रहा। इसके बाद कई दिन लगभग बिना रुके बीत गए। वह दिन रात रस्सी के स्ट्रक्चर पर काम करता रहा। एक के बाद एक फॉर्मूलास बदलता रहा। 10 से भी ज्यादा बार कैलकुलेशंस और एडजस्टमेंट्स दोहराई गईं। आखिरकार सबसे कठिन हिस्सा पूरा हुआ। वह था मटेरियल का निर्माण। इसके बाद वीविंग, कोटिंग और बाकी जटिल प्रक्रियाओं पर काम शुरू हुआ। कई असफलताओं के बाद आखिर वह क्षण भी आ गया। उसके हाथ में अब बिल्कुल वैसी ही रस्सी थी जैसी उसने सिस्टम से प्राप्त की थी। उसे देखते ही उसके शरीर में राहत की लहर दौड़ गई। कई दिनों की मेहनत आखिर सफल हो चुकी थी। काम खत्म होते ही वह बिस्तर पर गिर पड़ा और लंबे समय बाद चैन की नींद सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने सबसे पहले अपना फोन उठाया। फिर कई दिनों बाद अपने अकाउंट में लॉगिन किया, लेकिन लॉगिन करते ही वह चौंक गया। प्राइवेट मैसेजेस की संख्या इतनी ज्यादा थी कि स्क्रीन भर गई। लगभग हर कोई उसका हालचाल पूछ रहा था। कई लोगों को लगा था कि वह फिर से किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। कुछ लोग उसे सावधान रहने की सलाह दे रहे थे। यहाँ तक कि किसी ने एक दूसरे ब्लॉगर का वीडियो भी भेजा था। उस वीडियो में कोई व्यक्ति हाथ से $US नाइफ बना रहा था और फिर उससे अलग अलग चीजें तैयार कर रहा था। यह सब देखकर सुये सिर्फ बेबस होकर सिर हिला सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंटरनेट पर लोग आखिर क्या क्या कर रहे हैं। इसी दौरान उसने कमेंट्स पढ़ना शुरू किया। कई दर्शक हैरान थे कि वह इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। कुछ को पूरा यकीन था कि इस बार उसे कई सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। कुछ लोग अब भी उसके असली अतीत के बारे में जानना चाहते थे, तो कुछ मजाक में उसे विदेश जाकर बिजनेस शुरू करने के प्रस्ताव दे रहे थे। इन सभी प्रतिक्रियाओं को देखकर सुये मुस्कुरा दिया। फिर उसने दर्शकों को जवाब देना शुरू किया। उसने साफ कहा कि वो जेल नहीं गया था, उसे सिर्फ संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से
वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने में व्यस्त था, इसी वजह से लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया। और सबसे आखिर में उसने एक बार फिर वही बात दोहराई। वह एक सम्मानित और कानून का पालन करने वाला नागरिक है। वह कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। लाइव स्ट्रीम में सभी लोग मजे से बातें कर रहे थे। तभी अचानक स्क्रीन पर एक रॉकेट गिफ्ट फूट पड़ा। यह देखते ही लड़के की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत गिफ्ट भेजने वाले को धन्यवाद दिया और पूरे उत्साह के साथ कहा कि अगर कोई काम उसकी क्षमता में हुआ तो वह जरूर पूरा करेगा। तभी उस व्यूअर ने अपनी मांग सामने रखी। वह ड्रोन एंथुजियास्ट था। उसने पूछा कि क्या स्ट्रीमर अपने हाथों से एक ड्रोन बना सकता है। साथ ही वादा भी किया कि अगर ड्रोन बन गया तो वह एक और रॉकेट भेजेगा। ये सुनते ही लड़के के चेहरे पर और बड़ी मुस्कान आ गई। उसकी नज़र में अब सामने वाला व्यूअर किसी साधारण फैन की तरह नहीं था। वह तो सीधे धन के देवता जैसा लग रहा था। उसने तुरंत पूछा कि आखिर वह किस तरह का ड्रोन चाहता है। व्यूअर ने बताया कि उसने चैट में लोगों को हैंडमेड ड्रोन की बात करते देखा था, इसलिए वह भी यही चीज़ देखना चाहता था। उसकी शर्त बेहद आसान थी, बस ड्रोन उड़ना चाहिए, बाकी सब स्वीकार था। लड़के ने बिना देर किए भरोसा दिलाया कि वो उसे निराश नहीं करेगा। असल में उसने पहले भी ड्रोन्स के बारे में सोचा था और उसके पास पहले से एक खास डिज़ाइन मौजूद था। उसने वादा किया कि वो एक छोटा, पोर्टेबल और आसानी से ऑपरेट होने वाला ड्रोन बनाएगा। ये कहकर वह तुरंत फ़ोन नीचे रखकर वर्कशॉप की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने ब्लूप्रिंट्स वाला ड्रॉयर खोला, फिर उसमें से एक खास डिज़ाइन निकाला। यह एक बायोनिक ड्रोन का ब्लूप्रिंट था। असल में सिस्टम से जुड़ने के शुरुआती दिनों में उसे यह डिज़ाइन मिला था। सरल शब्दों में कहें तो यह एक बर्ड लाइक एयरक्राफ्ट था, लेकिन उस समय उसे यह आइडिया ज़्यादा दिलचस्प नहीं लगा था। इसलिए उसने ड्रोन के लिए एक इंफ्रारेड मॉड्यूल तैयार कर लिया था ताकि उसमें कुछ अतिरिक्त फंक्शनैलिटी जोड़ी जा सके। हालांकि दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त होने की वजह से वो कभी पूरा ड्रोन नहीं बना पाया। अब आखिरकार वह समय आ चुका था। वह ब्लूप्रिंट लेकर कैमरे के सामने वापस आया। फिर उसने दर्शकों को बताया कि आज का प्रोजेक्ट एक बियोमिमेटिक ड्रोन होगा। उसके अनुसार यह ड्रोन दिखने में बिल्कुल एक पक्षी जैसा होगा, लेकिन उसके अंदर ड्रोन की सभी जरूरी कैपेबिलिटीज मौजूद रहेंगी। इतना ही नहीं, उसने दावा किया कि उसने इसमें कई अपग्रेड्स भी जोड़ दिए हैं, जिनमें रिकॉनेसेंस, अटैक और स्टेल्थ जैसी फंक्शन शामिल है। पूरे ड्रोन का आकार लगभग 20 सेंटीमीटर रखा गया था और इसका बाहरी रूप वुडपेकर जैसा था। उसका मानना था कि ऐसे पक्षी आमतौर पर हर जगह दिखाई देते हैं, इसलिए कैमोफ्लाज और स्टेल्थ इफेक्ट और बेहतर रहेगा। साथ ही ड्रोन लगभग पूरी तरह साइलेंट भी होगा। लेकिन जैसे ही उसने ब्लूप्रिंट कैमरे के सामने दिखाया, पूरा लाइव स्ट्रीम रूम हंसी से भर गया। दर्शकों को ड्राइंग देखकर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ। कई लोगों को लग रहा था कि ब्लूप्रिंट काफी अधूरा है। ऊपरी रूपरेखा तो थी, लेकिन अंदरूनी स्ट्रक्चर लगभग दिखाई ही नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि रॉकेट भेजने वाला व्यूअर भी थोड़ा संदेह में पड़ गया। वो खुद ड्रोन्स का शौकीन था और उसके अनुभव के अनुसार इस तरह की ड्राइंग से कोई गंभीर प्रोजेक्ट नहीं बनता था। उसके हिसाब से शायद स्ट्रीमर सिर्फ लाइव स्ट्रीम का हाइप बनाने की कोशिश कर रहा था। आखिर अगर वह सच में इतना प्रतिभाशाली होता तो किसी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहा होता। लेकिन फिर भी उसने उसे मौका देने का फैसला किया। उसने चैट में लिखा कि अगर ड्रोन उड़ गया तो वही उसके लिए काफ़ी होगा। लड़के ने कमेंट्स पढ़े और मुस्कुराया। फिर उसने भरोसा दिलाया कि एक बार पेमेंट ले लेने के बाद वह कभी किसी को निराश नहीं करता। इसके बाद असली निर्माण कार्य शुरू हुआ। उसने अपनी मिनिएचर मशीन टूल निकाली और ड्रोन की बॉडी बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फुसेलाज आकार लेने लगा। फिर उसने पंखों पर 2 स्पेशल मोटर्स इंस्टॉल किए। इन मोटर्स की मदद से ड्रोन पक्षियों जैसी उड़ान की नकल कर सकता था। इसके बाद उसने फ्लाइट मैकेनिज्म असेंबल किया और शुरुआती टेस्टिंग शुरू कर दी। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी दर्शकों को चौंका दिया। उसके हाथ में मौजूद आधा अधूरा ड्रोन अचानक हवा में उठ गया। हालांकि प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन वो पहले ही उड़ने लगा था। लाइव स्ट्रीम में बैठे दर्शक एकदम स्टन्ड रह गए। अब तक जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वे भी चुप हो गए। सबको एहसास होने लगा कि शायद यह स्ट्रीमर सच में कुछ अलग है। लड़के ने हल्की हंसी के साथ ड्रोन को वापस नीचे उतारा। फिर वह घर के सिक्योरिटी कैमरा की तरफ बढ़ा। उसने उसे खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि आज का प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करना था और वह चाहता था कि दर्शक उसी दिन फिनिश्ड प्रोडक्ट देख सकें। इसलिए उसने अलग अलग डिवाइसेस के पार्ट्स इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने बताया कि यह एचडी कैमरा भी उसने खुद बनाया था और उसकी क्वालिटी बाजार में मिलने वाले कई कैमरा से बेहतर थी। दर्शकों ने भी इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई। आखिर अगर वो कैमरा भी शुरू से बनाता तो लाइव स्ट्रीम घंटों और लंबी हो जाती। उधर दूसरी तरफ रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी एक अलग कहानी चल रही थी। शेनजिंगन उस रस्सी को इंस्टीट्यूट में वापस ले आया था। शुरुआत में उसका इरादा सिर्फ एक साधारण परीक्षण करने का था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पूरे लेबोरेटरी का माहौल बदलने लगा। क्योंकि देखने में साधारण लगने वाली उस रस्सी के आंकड़े चौंकाने वाले थे।
चाहे टफनेस हो या टेंसाइल स्ट्रेंथ, दोनों ही सामान्य मानकों से कहीं ऊपर थे। रिपोर्ट देखते ही कई रिसर्चर्स की आंखें चमक उठी। उन्हें महसूस होने लगा कि शायद उनके हाथ कोई बेहद असाधारण मटेरियल लग गया है। रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर उस रस्सी की टेस्टिंग लगातार जारी थी। जैसे जैसे डेटा सामने आ रहा था, रिसर्चर्स के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। किसी ने तुरंत सवाल पूछा कि आखिर ये रस्सी आई कहाँ से है, क्योंकि इसके आंकड़े उनकी पिछली सभी टेस्ट सैंपल से कहीं बेहतर थे। शेंजिंगन ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने ये रस्सी कैप्टन ली के पास देखी थी। उस समय उसे सिर्फ इसकी वीविंग टेक्निक थोड़ी अलग लगी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त होगी। यह सुनते ही सभी रिसर्चर्स और उत्साहित हो गए। उन्होंने फैसला किया कि टेस्टिंग तुरंत आगे बढ़ाई जाएगी। अब वे इसकी असली लिमिट जानना चाहते थे। इसके बाद लगातार नए टेस्ट शुरू हुए। टेंशन वैल्यू बार बार बढ़ाई जाती रही। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर आंकड़े लगातार ऊपर चढ़ते गए। आखिर 8वीं बार टेंशन बढ़ाने के बाद रस्सी में टूटने के शुरुआती संकेत दिखाई देने लगे, लेकिन तब तक उसके रिजल्ट्स पूरे लेबोरेटरी को हिला चुके थे। कई रिसर्चर्स की आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। कुछ लोग तो भावुक होकर लगभग रो पड़े, क्योंकि इतने लंबे समय बाद उन्हें आखिरकार उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। उनके मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर अरेस्टिंग केबल प्रोजेक्ट में अब सचमुच सफलता की संभावना पैदा हो गई थी। इस रस्सी का ओवरऑल परफॉर्मेंस उस डाटा के बेहद करीब था जिसकी उन्हें जरूरत थी। अगर इसकी मोटाई थोड़ी और बढ़ा दी जाए तो शायद यह उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती थी। यह खबर इंस्टीट्यूट के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि पिछले काफी समय से पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट भारी दबाव में जी रहा था। एयरक्राफ्ट कैरियर बनने के बाद अरेस्टिंग गियर पूरे संस्थान की सबसे बड़ी समस्या बन चुका था। अनगिनत प्रयासों और वर्षों की मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लग रही थी, और जब आखिरकार जिम्मेदार रिसर्चर को ब्रेक थ्रू मिला तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। उस घटना के बाद पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर दबी हुई निराशा फैल गई थी, लेकिन अब अचानक सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। शुरुआती उत्साह शांत होने के बाद सभी रिसर्चर्स की नज़र डायरेक्टर पर गई। उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या कैप्टन ली से सुये की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है? आखिर ऐसी रस्सी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता था। डायरेक्टर भी यही सोच रहा था। वह ली जैनबिंग को फोन करने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, फिर एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप डाउनलोड किया। इसके बाद उसने सर्च बार में मास्टर सू टाइप किया और अगले ही पल उसे वही अकाउंट मिल गया। संयोग से उस समय सुये लाइव था। उधर दूसरी तरफ सुये का ड्रोन प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या थी। ड्रोन के लिए आर्टिफिशियल फेदर्स उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वे सीधे पड़ोसी के चिकन कूप में पहुंच गया। वहां से उसने कुछ चिकन फेदर्स उधार लिए, फिर उन्हें ड्रोन पर लगा दिया। इतना ही नहीं, उसने फेदर्स को हरे रंग में भी रंग दिया। उसके मुताबिक फिलहाल काम चलाने के लिए यही सबसे अच्छा विकल्प था। लेकिन जब दर्शकों ने फिनिश्ड अपीयरेंस देखी तो पूरा लाइव स्ट्रीम रूम एक बार फिर हंसी से भर गया। दूर से देखने पर ड्रोन ठीक लग रहा था, लेकिन पास से देखने पर उसका रूप काफी अजीब दिखाई देता था। कई लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ दर्शकों का कहना था कि ये डिजाइन दुश्मनों को डराने के बजाय हंसा देगा, तो कुछ लोग चिकन फेदर्स देखकर लगातार चुटकुले बना रहे थे। लेकिन सू ये बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। उसने हंसते हुए सबको शांत रहने को कहा। फिर उसने घोषणा की कि अब टेस्टिंग का समय आ गया है। ये कहते हुए उसने रिमोट कंट्रोल उठाया और ड्रोन को एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल वो हरे फेदर्स वाला अजीब दिखने वाला ड्रोन धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगा, फिर जमीन से उठा और कैमरे के सामने उड़ने लगा। उसने हवा में पूरा 360 डिग्री रोटेशन भी किया। यह देखकर दर्शक तुरंत चुप हो गए, क्योंकि चाहे उसका अपीयरेंस जैसा भी हो, लेकिन ड्रोन सचमुच उड़ रहा था। उड़ान के दौरान सुये लगातार उसकी विशेषताएं समझाता रहा। उसके अनुसार इस ड्रोन में और भी कई फंक्शंस जोड़े जा सकते थे। यहाँ तक कि उसने मजाक में कहा कि अगर इसके अंदर मिनिएचर बॉम्ब्स लगा दिए जाएं, तो युद्ध के समय इसे दुश्मन के कैंप में भेजना काफी दिलचस्प होगा। यह सुनते ही चैट में फिर से हंसी छिड़ गई। कई लोगों ने मजाक किया कि लगता है सुये को बाहर की आज़ादी पसंद नहीं आ रही और वह फिर से पुलिस स्टेशन लौटना चाहता है। लेकिन इसी दौरान कुछ दर्शकों ने एक बेहद अजीब बात नोटिस की। ड्रोन उड़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी। कमेंट सेक्शन में तुरंत इस पर चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में कोई खास आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। कुछ लोगों को लगा कि शायद ड्रोन कैमरे से दूर है, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन कुछ दर्शकों को शक होने लगा कि शायद सूर्य सच बोल रहा था। जब उसने कमेंट्स देखे तो उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत सबको बताया कि वह मजाक नहीं कर रहा था। ड्रोन सचमुच लगभग साइलेंट मोड में काम करता है। इतना ही नहीं, उसने इसके अंदर एक बर्ड सिमुलेटर भी लगाया था, जिसकी मदद से ड्रोन पक्षियों की आदतों और मूवमेंट्स की नकल कर सकता था।
यह साबित करने के लिए उसने रिमोट से ड्रोन का सिर घुमाया। अगले ही पल ड्रोन ने बिल्कुल किसी जीवित पक्षी की तरह अपना सिर घुमाया। हालांकि थोड़ी सी मैकेनिकल आवाज सुनाई दी, लेकिन वह इतनी रियलिस्टिक मूवमेंट थी कि दर्शक फिर से शॉक्ड रह गए। इसके बाद उसने इंफ्रारेड कैमरा मोड भी दिखाया और ड्रोन के विजन सिस्टम का प्रदर्शन किया। अब तक मजाक उड़ाने वाले लोग भी गंभीर हो चुके थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड निकल रहा था। लेकिन तभी सूये ने एक और फीचर का जिक्र किया और अगले ही पल पूरे लाइव स्ट्रीम का माहौल फिर बदल गया। उसने मुस्कुराते हुए बताया कि यह स्टील वुडपेकर ग्रीन नाम का ड्रोन एक फ्री पावर सप्लाई मोड भी रखता है। इसके बाद सूये ने ड्रोन का एक और खास फीचर दिखाया। उसने बताया कि ये ड्रोन सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों को तेजी से कलेक्ट कर सकता है। इसका मतलब था कि बैटरी लाइफ की चिंता लगभग खत्म हो जाती है। हालांकि यह बताते हुए उसके चेहरे पर थोड़ा अफसोस भी था। उसके अनुसार समय बहुत कम था, इसलिए वह सिर्फ बेसिक मैकेनिकल मूवमेंट्स तक ही पहुंच पाया था। अगर उसे 1 महीना और मिल जाता तो वह पूरे सिस्टम को और ज़्यादा स्मूथ और एडवांस्ड बना सकता था। लेकिन इतनी बात भी दर्शकों के लिए काफ़ी थी। पूरा लाइव स्ट्रीम रूम पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुका था। सबको महसूस हो रहा था कि वे किसी साधारण हैंडमेड प्रोजेक्ट को नहीं देख रहे हैं। उनकी आंखों के सामने कुछ असाधारण बन चुका था। उधर रॉकेट ब्रदर तो इतना प्रभावित हुआ कि उसने लगातार 10 रॉकेट्स भेज दिए। उसके हिसाब से अगर ये ड्रोन सच में उसके हाथ लग गया तो ड्रोन कम्युनिटी में तहलका मच सकता था। लेकिन सिर्फ दर्शक ही शॉक्ड नहीं थे। रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठा शेन जिंगन भी पूरी तरह स्तब्ध था। साइलेंट ऑपरेशन, इकोलॉजिकल सिमुलेशन और लगभग अनलिमिटेड बैटरी लाइफ, इनमें से हर एक फीचर अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन एक युवा लड़के ने उन्हें इतनी आसानी से एक छोटे से ड्रोन में जोड़ दिया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शुरुआत में वो सिर्फ रोक का सोर्स जानना चाहता था, लेकिन अब उसके सामने तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि सूये कोई साधारण इंसान नहीं है। वह किसी भी कीमत पर उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था। उधर सूये का लाइव स्ट्रीम भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। उसने ड्रोन वापस उतारा, फिर दर्शकों का धन्यवाद किया और सफलतापूर्वक ब्रॉडकास्ट समाप्त कर दी। यह शायद उसके स्ट्रीमिंग करियर की पहली लाइव स्ट्रीम थी जो बिना किसी पुलिस इंटरोगेशन के खत्म हुई थी। इस बात से वो खुद भी काफी खुश था। उसने तुरंत आज की लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग एडिट की और वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी। सब कुछ खत्म होने के बाद वह फोन रखने ही वाला था कि अचानक एक रिकमेंडेशन नोटिफिकेशन दिखाई दी। जिज्ञासा में उसने उसे खोल लिया, लेकिन अगले ही पल वह दंग रह गया। उसकी वीडियो विदेशों में रिपोस्ट हो चुकी थी और वहां भी तेजी से वायरल हो रही थी। शुरुआत में ये देखकर उसे खुशी हुई, लेकिन कमेंट्स पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। कई विदेशी व्यूअर्स उसकी वीडियो को गलत तरीके से समझ रहे थे। कुछ लोगों ने तो उसे वायलेंस प्रमोट करने वाला तक बता दिया था। यहाँ तक कि कई अमेरिकन उसे अमेरिका छोड़ने की सलाह दे रहे थे। यह पढ़कर सूये को गुस्से के साथ हंसी भी आ गई। आखिर वह अमेरिका में था ही नहीं तो वहां से निकले कैसे। उसने बेबस होकर सिर हिलाया, फिर अकाउंट बंद किया और फोन रख दिया। उसका मन थोड़ा फ्रेश होने का था, इसलिए वह टहलने के लिए घर से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा, वो अचानक रुक गया। गांव की सड़क पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले सामान्य रास्ता था, वहां अब एक छोटी फूड स्ट्रीट बन चुकी थी। एक दो नहीं, बल्कि दर्जन भर स्टॉल सड़क के दोनों तरफ लगी हुई थी। सूये कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर ये गांव का बाहरी इलाका था, यहाँ अचानक फूड स्ट्रीट कैसे बन गई। उसने सोचा कि शायद गांव के पास मौजूद हिस्टोरिकल साइट अचानक लोकप्रिय हो गई हो। लेकिन फिर उसे याद आया कि सरकार बरसों से उस जगह का प्रचार कर रही थी और तब भी कुछ खास नहीं हुआ था। आखिरकार उसने ज्यादा सोचने के बजाय खाना खाने का फैसला किया। कम से कम अब उसे टेक अवे ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। यह सोचकर वह उत्साह से एक स्टॉल पर पहुंच गया और 2 अंडे, सॉसेज, चिकन और स्पाइसी स्ट्रिप्स वाला जियन बिंगोजी ऑर्डर कर दिया। वेंडर ने तुरंत काम शुरू कर दिया, लेकिन कुछ अजीब था। जियन बिंग बनाते समय वह बार बार सूये की तरफ देख रहा था और उसकी हरकतें भी कुछ अस्वाभाविक लग रही थी। इसी दौरान सूये को अचानक एहसास हुआ, उसका चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा था। उसने सीधे पूछ लिया कि क्या वे पहले कहीं मिल चुके हैं। यह सुनते ही वेंडर थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से जवाब दिया कि उसका चेहरा सामान्य लोगों जैसा है। शायद सूये ने किसी और को देखकर भ्रम कर लिया होगा। सूये ने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसने खाना लिया और खाते खाते घर की तरफ लौट गया। लेकिन जैसे ही वह दूर गया, वेंडर ने राहत की लंबी सांस ली। असल में वह कोई सामान्य दुकान वाला नहीं था। वह हाल ही में भर्ती हुआ एक पुलिस अधिकारी था। कुछ दिन पहले ली जियनबिंग ने एक विशेष योजना बनाई थी। उस योजना के तहत सूये पर नजर रखने के लिए पुलिस वालों को अलग अलग भेष में आसपास तैनात किया गया था। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उससे संपर्क करे या कोई असामान्य गतिविधि दिखाई दे
तो तुरंत रिपोर्ट की जानी थी, और अगर काम अच्छा हुआ तो प्रमोशन मिलने की संभावना भी थी। इस मिशन में सिर्फ वही नहीं था, पुलिस स्टेशन की सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ तक कि पड़ोसी स्टेशन के ट्रेनीज तक को यहाँ भेजा गया था। पूरा इलाका लगभग एक गुप्त निगरानी क्षेत्र बन चुका था, जबकि दूसरी तरफ दुनिया के एक अलग कोने में मध्य पूर्व के एक संगठन का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। उनके नेता हसन गुस्से में थे, स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी, और अगर जल्दी कोई समाधान नहीं निकला तो उन्हें आत्मसमर्पण तक करना पड़ सकता था। इसी तनाव के बीच एक जूनियर ऑफिसर तेजी से कमरे में घुसा। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। उसने दावा किया कि उसे हथियारों की समस्या का समाधान मिल गया है। यह सुनते ही हसन और वाइस जनरल करीम दोनों चौकन्ने हो गए। उन्होंने तुरंत पूछा कि आखिर तरीका क्या है। अधिकारी ने बिना कुछ कहे अपना फोन आगे बढ़ा दिया। फिर उसने एक वीडियो चला दी। वीडियो में एक चीनी युवक दिखाई दे रहा था। अधिकारी के अनुसार वह व्यक्ति बेहद विस्तार से चीजें बनाना सिखा रहा था, और उसकी विधियां इतनी सरल थी कि उन्हें स्थानीय स्तर पर दोहराया जा सकता था। इतना सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। सभी की नजरें फोन की स्क्रीन पर टिक गईं। उधर मध्य पूर्व में बैठे उन लोगों ने सुये के वीडियो को उम्मीद से भी ज्यादा गंभीरता से लिया। उन्होंने उसके बनाए डिजाइन्स को ध्यान से देखा, फिर उनमें कुछ बदलाव किए, और हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर उन्होंने दर्जनों सिंप्लीफाइड गैटलिंग गन्स तैयार भी कर ली। उनके हिसाब से ये हथियार उनके पुराने होममेड वेपन्स के कहीं बेहतर थे। लेकिन इन सब बातों से सुये पूरी तरह अनजान था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी वीडियोस की वजह से दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बदलाव शुरू हो चुके हैं। उसका पूरा ध्यान इस समय सिस्टम पर था। पिछले कुछ दिनों की लगातार लाइव स्ट्रीमिंग और क्राफ्टिंग की वजह से उसकी मैनुअल क्राफ्टिंग स्किल्स एक बार फिर बढ़ गई थी। अब सिस्टम उसके लिए लगातार नई नई टेक्नोलॉजीज अनलॉक कर रहा था। हालांकि शुरुआत में उसे सिर्फ ब्लूप्रिंट्स मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे वह उन ब्लूप्रिंट्स को असली प्रोडक्ट्स में बदलता जाता, उसकी क्राफ्टिंग लेवल और ऊपर जाती जाती, और उसी के साथ सिस्टम के रिवॉर्ड्स भी बेहतर होते जाते। कभी एडवांस टेक्नोलॉजीज मिलती तो कभी अचानक किसी बड़े रिवॉर्ड पैकेज का ड्रॉप हो जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे पहले डुअल ब्लेड्स मिली थी। और इस बार जो ब्लूप्रिंट अनलॉक हुआ था वह पहले से भी कहीं बड़ा था। इसी वजह से सुये पूरी रात उत्साह में सो नहीं पाया। उसने रात भर मटेरियल्स तैयार किए, क्योंकि वह अगले दिन अपने व्यूअर्स को एक बड़ा सरप्राइज देने वाला था। अगली सुबह वह हमेशा की तरह लाइव स्ट्रीम पर आ गया, लेकिन इस बार उसके बोलने से पहले ही चैट सेक्शन पागल हो चुका था। हर कोई अपनी अपनी मांग रख रहा था। कोई 9 ड्रैगन्स शवल पाम बनवाना चाहता था, कोई बीस्ट हेड, तो कोई रोबोट। पूरा कमेंट सेक्शन लगातार उड़ रहा था। सुये ने हाथ उठाकर सबको शांत करने का इशारा किया, फिर मुस्कुराते हुए बताया कि आज वह कोई छोटी मोटी चीज नहीं बनाने वाला। आज का प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद उसने कैजुअली पूछा, अगर वह एक टैंक बनाए तो कैसा रहेगा। उसकी बात सुनते ही पूरा लाइव स्ट्रीम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, जैसे सभी व्यूअर्स का दिमाग रुक गया हो। लेकिन अगले ही पल कमेंट सेक्शन फट पड़ा। हर तरफ डिस्बिलीफ और शॉक था। लोगों को लगा कि इस बार सुये हद से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। आखिर तंक कोई खिलौना नहीं था। कई व्यूअर्स को यकीन ही नहीं हुआ कि वह ऐसा दावा कर सकता है। तब सुये ने तुरंत सफाई दी। उसने कहा कि लोग गलत दिशा में सोच रहे हैं। वह कोई असली मिलिट्री टैंक नहीं बना रहा। यह सिर्फ एक हैंडमेड आर्ट प्रोजेक्ट होगा, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने बताया कि सारी सामग्री वह पिछली रात ही तैयार कर चुका है और अब काम शुरू होने वाला है। लेकिन जैसे ही वह काम शुरू करने वाला था, मुख्य दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। यह आवाज सुनते ही उसका दिल धक से रह गया। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं फिर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। लेकिन जब उसने समय देखा तो थोड़ा हैरान हुआ। अगर कोई अधिकारी आता भी तो इतनी जल्दी पहुंचना मुश्किल था। ये सोचकर वह दरवाजे की तरफ गया और सावधानी से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर 3 लोग खड़े थे। उनमें एक व्यक्ति मिलिट्री यूनिफॉर्म में था, दूसरा साधारण कपड़ों में एक मिडिल एज्ड आदमी था, और उनके साथ एक परिचित चेहरा भी मौजूद था। उधर लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स ये दृश्य देखते ही उत्साहित हो गए। कुछ लोगों को लगा कि पुलिस फिर से सुये को पकड़ने आ गई है। कुछ लोग टैंक वाली बात को इसका कारण मान रहे थे, और कुछ तो पहले ही मान चुके थे कि स्ट्रीमर की किस्मत में इंटेरोगेशन रूम लिखा हुआ है। वहीं सुये खुद भी घबराया हुआ था। 2 बार पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाने के बाद अब उसे हर अधिकारी संदिग्ध लगने लगा था। उसने गला साफ किया और सावधानी से पूछा कि वे लोग किससे मिलना चाहते हैं। तभी सामने खड़े मिडिल एज व्यक्ति ने जल्दी से अपना परिचय दिया। उसका नाम शेन जिंगयान था और वह ड्रैगन किंगडम रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेप्यूटी डायरेक्टर था। साथ खड़ा मिलिट्री ऑफिसर लू जंग नाम का व्यक्ति था, जो उसे यहाँ तक एस्कॉर्ट करके लाया था। इसके बाद शेन जिंगयान ने विनम्रता से पूछा कि क्या वे अंदर आकर बात कर सकते हैं। सुये ने तुरंत उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया। तीनों लोग आंगन में पहुंच गए।
लेकिन शेंजिंगयान की नज़र तुरंत उन फोन्स पर गई जो लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड कर रहे थे। उसने पूछा कि क्या फिलहाल लाइव स्ट्रीम बंद की जा सकती है। सुये ने बिना किसी सवाल के सिर हिला दिया। वो फोन के पास गया, दर्शकों की चीखती हुई कमेंट्स को देखा और बिना कुछ समझाए सीधा लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। इसके बाद शेंजिंगयान ने अपना हैंडबैग खोला और उसमें से एक रस्सी निकाली। जैसे ही सुये ने उसे देखा, वह तुरंत पहचान गया, वह वही स्पेशल रोप थी। शेंजिंगयान ने सीधे पूछा कि क्या ये रस्सी भी उसी ने अपने हाथों से बनाई थी। सुये कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने सिर हिला दिया। ये जवाब सुनते ही शेंजिंगयान मुस्कुरा उठा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वह सही व्यक्ति के पास आया है। फिर उसने अगला सवाल पूछा, क्या सुये इसी रस्सी को थोड़ा और मोटा बनाकर तैयार कर सकता है? यह सुनते ही सुये ने राहत की लंबी सांस ली। उसे लगा था कि कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है, लेकिन बात सिर्फ रस्सी की थी। वो लगभग शिकायत करते हुए बोला कि अगर बात सिर्फ इतनी थी तो पहले ही बता देना चाहिए था। उन्होंने उसे बेवजह डरा दिया। यह देखकर शेंजिंगयान हंस पड़ा। फिर उसने विस्तार से बताना शुरू किया कि ये रस्सी आखिर किस काम के लिए चाहिए। जैसे जैसे वह समझाता गया, सुये की आंखें बड़ी होती चली गईं। जब उसे पता चला कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर अरेस्टिंग केबल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने अविश्वास से पूछा कि क्या वे सच में एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार जवाब शेंजिंगयान ने नहीं दिया। ली जैनबिंग ने आगे बढ़कर उसे डांट दिया। उसके मुताबिक क्या कोई डिप्टी डायरेक्टर इतनी दूर सिर्फ मजाक करने आएगा? यह सुनकर सुये थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे दी थी। उसने सिर खुजाया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने दोबारा पूछा कि उन्हें रस्सी सिर्फ मोटी चाहिए, सही कहा ना? सुये ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। उसने बताया कि पिछली बार जो मटेरियल्स तैयार किए थे वे अभी भी उसके पास मौजूद है। अगर सिर्फ मोटी रस्सी बनानी है तो वह तुरंत काम शुरू कर सकता है। यह सुनते ही शेंजिंगयान की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। उसे उम्मीद थी कि काम हो जाएगा, लेकिन इतना आसान और तेज होगा ये उसने नहीं सोचा था। उसने तुरंत भरोसा दिलाया कि अगर रस्सी टेस्ट स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरी तो सुये को सम्मान और रिवॉर्ड दोनों जरूर मिलेंगे। लेकिन सुये ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके अनुसार वह सिर्फ एक रस्सी ही तो बना रहा था। इसके बाद वह सभी को अपने वर्कशॉप के अंदर ले गया। वहां पहुंचकर उसने वीविंग मशीन निकाली और नई रस्सी तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी। शेंजिंगयान कुछ पल झिझका। फिर उसने धीरे से पूछा कि क्या वह इस पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। सुये ने तुरंत अनुमति दे दी। उसके अनुसार ये कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी नहीं थी। रस्सी की वीविंग टेक्निक खास जरूर थी, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं थी। असल चुनौती मटेरियल्स तैयार करने में थी और उन मटेरियल्स को परफेक्ट करने में उसे लगभग 1 हफ्ता लग चुका था। यह कहते हुए वह काम में जुट गया। उधर शेंजिंगयान लगातार रिकॉर्डिंग करता रहा। शुरुआत में उसे लगा था कि शायद कोई बेहद जटिल वीविंग प्रोसेस देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ देर बाद उसका ध्यान दूसरी तरफ जाने लगा, क्योंकि सुये जिस सहजता से काम कर रहा था वह किसी साधारण क्राफ्ट्समैन की बात नहीं थी। सुये लगातार काम करता रहा। उसके लिए यह बस एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन शेंजिंगयान की नजरें धीरे धीरे और गंभीर होती जा रही थी। इस बार रस्सी मोटी बनानी थी, इसलिए वेविंग की गति थोड़ी धीमी थी। फिर भी ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही देर बाद लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी नई रस्सी तैयार हो गई। शेंजिंगयान ने तुरंत उसे हाथ में उठा लिया। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। उसने सुये का धन्यवाद किया और बताया कि वह इसे तुरंत इंस्टीट्यूट ले जाकर टेस्ट करवाएगा। जैसे ही रिपोर्ट आएगी वह सुये को परिणाम बताएगा। उसके अनुसार इस मदद की कीमत बहुत बड़ी थी, लेकिन सुये ने फिर वही जवाब दिया, अगर भविष्य में किसी और चीज की जरूरत हो तो बेझिझक उसके पास आ सकते हैं। यह सुनकर शेंजिंगयान और भी प्रभावित हुआ। उसने सावधानी से रस्सी को अपने बैग में रख लिया। इसके बाद उसकी नज़र अचानक दूसरे विषय पर गई। उसे कल वाला ड्रोन याद आ गया, वही बियोमिमेटिक ड्रोन जिसने उसे पूरी रात सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने पूछा कि क्या वह उसे करीब से देख सकता है। सुये को समझ नहीं आया कि उसमें देखने जैसा क्या था। फिर भी वह घर के अंदर गया और वो पैकेज उठा लाया जिसे वो शिपिंग के लिए तैयार कर चुका था। उसके अंदर वही ड्रोन रखा था जिसे वो खुद काफी बदसूरत मानता था, लेकिन शेंजिंगयान और लूजेंग के लिए वो बिल्कुल अलग चीज थी। दोनों ने ड्रोन को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया, यहाँ तक कि अब तक चुप रहने वाला लूजेंग भी आगे आ गया। काफी देर निरीक्षण करने के बाद शेंजिंगयान ने पूछा कि क्या ड्रोन में अभी भी वे सभी फंक्शंस मौजूद हैं जो लाइव स्ट्रीम में दिखाए गए थे। सुये ने सहजता से सिर हिला दिया। फिर उसने अपनी कमियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसके अनुसार उसकी वर्तमान लेवल अभी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए कई एडवांस्ड फंक्शंस वो जोड़ नहीं पाया। अगर वह एक परसेप्शन मॉड्यूल बना पाता तो ड्रोन ऑटोमेटिक ऑब्स्टकल अवॉइडेंस, रूट प्लानिंग और टारगेट जजमेंट जैसी कैपेबिलिटीज हासिल कर लेता।
और अगर उसमें माइक्रो अटैक मॉड्यूल भी जोड़ दिया जाता तो पूरा सिस्टम लगभग परफेक्ट हो जाता। ये कहते हुए उसने अफसोस से सिर हिला दिया, लेकिन उसकी यह बात सुनकर शेन जिंगयान और लू जंग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। दोनों कुछ क्षणों तक बोल ही नहीं पाए। विशेष रूप से लू जंग की नजरें बदल चुकी थी। उसके मन में सिर्फ एक विचार घूम रहा था, ऐसी प्रतिभा को किसी न किसी तरह मिलिट्री सिस्टम से जोड़ना ही होगा। उधर शेन जिंगयान की नजरें ड्रोन पर टिकी हुई थी। वह उसकी अपीयरेंस नहीं देख रहा था, बल्कि उसके अंदर छिपी टेक्नोलॉजी देख रहा था। उसके लिए ड्रोन का बाहरी रूप महत्वहीन था। असल खजाना उसके इंटरनल मॉड्यूल्स थे। इंफ्रारेड सिस्टम, वायरलेस एंड्योरेंस मैकेनिज्म, बायोमिमेटिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, इनमें से हर एक टेक्नोलॉजी अपने आप में बेहद मूल्यवान थी। और अगर ऐसा ड्रोन कभी बैटलफील्ड में इस्तेमाल हुआ तो पूरी लड़ाई का तरीका बदल सकता था। उसी समय सूये के दिमाग में भी एक विचार आया। अगर बैटलफील्ड में इस्तेमाल की बात हो रही है तो सबसे पहले यह ड्रोन उसके ग्राहक तक पहुंचना चाहिए। आखिर उसने इसे रॉकेट ब्रदर के लिए कस्टम मेड तैयार किया था, इसलिए उसने तुरंत कहा कि यह ड्रोन पहले ही किसी को देने का वादा किया जा चुका है, इसे कहीं और नहीं दिया जा सकता। यह सुनकर शेन जिंगयान आगे बढ़ा। उसने समझाने की कोशिश की कि ड्रोन की कीमत कुछ रॉकेट से कहीं ज्यादा है, लेकिन सूये ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसके लिए वादा सबसे महत्वपूर्ण था। जो चीज किसी को देने का वादा कर दी जाए उसे वो वापस नहीं लेता। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वह मुड़ा और घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो एक मोटी फाइल लेकर वापस लौटा। उसने उसे शेन जिंगयान के सामने रख दिया। उसके अनुसार अगर उन्हें ड्रोन में दिलचस्पी है तो वह ब्लूप्रिंट्स ले सकते हैं और खुद अपने ड्रोन बना सकते हैं। यह सुनकर शेन जिंगयान ने फाइल खोली। अंदर डिटेल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स भरी हुई थी। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, कई दूसरे डिजाइन्स भी मौजूद थे। वे सभी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन्हें सूये भविष्य में बनाना चाहता था, लेकिन अभी तक बना नहीं पाया था। जैसे जैसे शेन जिंगयान पेजेस पलटता गया, उसकी सांसें तेज होती चली गई। इन ब्लूप्रिंट्स की कम्प्लेक्सिटी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। विशेष रूप से अपग्रेडेड ड्रोन डिजाइन देखकर तो वो पूरी तरह चौंक गया। उस ब्लूप्रिंट में ट्रेडिशनल प्रोपेलर्स ही नहीं थे। पूरा कॉन्सेप्ट बायोमिमेटिक सिस्टम और विशेष एयरफ्लो स्ट्रक्चर पर आधारित था। इसके सामने अभी वाला ड्रोन सिर्फ एक प्रोटोटाइप जैसा लग रहा था। शेन जिंगयान के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसने सिर उठाकर सुये की तरफ देखा, फिर पूछा कि क्या ये सभी ब्लूप्रिंट्स उसी ने डिजाइन किए हैं। सुये ने सहजता से जवाब दिया कि ये अपग्रेडेड वर्जन्स हैं, लेकिन उसकी वर्तमान परिस्थितियां सीमित हैं। कई मटेरियल्स मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए वह इन्हें अभी बना नहीं पाया। अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूट के पास रिसोर्सेज हों तो शायद इन्हें जल्दी तैयार किया जा सकता है। यह सुनते ही शेन जिंगयान पूरी तरह गंभीर हो गया। उसने खड़े होकर आधिकारिक अंदाज में सुये का धन्यवाद किया। उसने कहा कि इन ब्लूप्रिंट्स का महत्व बेहद बड़ा है और वह रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा मिलिट्री की ओर से उसके प्रति आभार व्यक्त करता है। साथ ही उसने आश्वासन दिया कि उसकी इस मदद को कभी मुफ्त नहीं माना जाएगा। इतनी औपचारिक बात सुनकर सुये थोड़ा असहज हो गया। उसे इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि जब कुछ बन जाए तो उसे भी जरूर दिखाया जाए। शेन जिंगयान मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि इस समय कोई भी वादा करना सिर्फ शब्द होंगे, लेकिन एक बात उसे पूरी तरह स्पष्ट थी, इतनी बड़ी प्रतिभा को देश कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। इसके बाद उसने सभी ब्लूप्रिंट सावधानी से अपने बैग में रख लिए, फिर बताया कि वो तुरंत इंस्टीट्यूट वापस जा रहा है। जैसे ही टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे वह सबसे पहले सूये को खबर देगा। बात खत्म होते ही वह तेजी से बाहर निकला और सीधे मिलिट्री जीप में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन पूरे रास्ते शेन जिंगयान की नजरें बार बार उन ब्लूप्रिंट्स और नई रस्सी पर जा रही थी। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। आखिरकार उसने लू जंग की तरफ देखा और सख्त स्वर में आदेश दिया, इंस्टीट्यूट पहुंचते ही सूये की सुरक्षा के लिए गुप्त प्रोटेक्शन की व्यवस्था की जाए, जबकि वह खुद तुरंत इस पूरे मामले की रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को देने वाला था।